नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी बिहार चुनाव की, जहां पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीएए को लेकर एक बड़ा बयान देते नजर आए। इसके बारे में जानेंगे आगे और इसके बाद बात करेंगे महबूबा मुफ्ती की। आपको बता दें उनके बयान की, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री के विदेश दौरे की। जी हां, आखिर में क्यों इस दौरे से चीन जो है वो टेंशन में आ गया है। ये तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा होगी। पहली बड़ी खबर, सीए के खिलाफ फिर से संघर्ष की बात करते नजर आए हैं असदुद्दीन ओवैसी। महबूबा मुफ्ती के बयान पर क्यों बवाल मचा हुआ है। भारत पहुंचे हैं माइक पोम्पियो। आपको बता दें अमेरिकी और भारत और अमेरिका के बीच जो लगातार संबंध और रिश्ते जो मजबूत होते जा रहे हैं, उससे चीन की जो बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो इन बड़ी खबरों को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बात बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बिहार के किशनगंज में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन रुका था, लेकिन जब हालात सामान्य होंगे तो फिर से प्रोटेस्ट शुरू होगा। और आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से सीमांचल में बसे लोगों को घुसपैठिया कहा जा रहा है, तो उस वक्त न आरजेडी ने और ना ही कांग्रेस ने अपना मुंह खोला। ओवैसी ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को समझना चाहिए कि हम भारत के मुसलमान छोटे बच्चे नहीं हैं जो इनके गलत बात में आकर यकीन कर लेंगे, इनकी गलत बातों को मान लेंगे। सीए ऐसा कानून है जो संविधान के खिलाफ है, ये हमारे संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ है। आपको बता दें कि बिहार में कई सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे ओवैसी ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से झूठ कहा कि जब सीए और एनआरसी होगा तो वो 2010 के आधार पर नहीं होगा, वो भारत सरकार के आधार पर होगा, जिसमें साफ कहा गया था कि जब रजिस्टर बनेंगे तो कोई भी उसमें ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ओवैसी ने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि वहां सीए और एनआरसी नहीं लागू होगा। बिहार में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर एक के बाद एक मुद्दों से अलग हटते हुए अलग ही तरह की राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। हरि पाठक हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। हरि, ओवैसी का एक और बड़ा बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि कोरोना की वजह से सीए और एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट रुका था और जैसे ही हालात ठीक होंगे हम फिर से सड़कों पर होंगे। हरि, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज हमारे सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार के साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोलते हैं ओवैसी। मोहन भागवत के बयान को लेकर भी वो कहते हैं कि भारत का मुसलमान हम लोग बच्चे नहीं हैं जो उनके गलत बयानबाजियों में, उनके बहकावे में आ जाएंगे। हम लोग समझते हैं कि सीए और एनआरसी सीधे तौर पर संविधान के खिलाफ है। आपको ये बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीए और एनआरसी को लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग सड़क पर नहीं हैं, लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होंगे हम फिर से सीएए और एनआरसी का विरोध करेंगे। बिहार में कई सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता से झूठ कहा कि जब सीए और एनआरसी होगा तो वो 2010 के आधार पर नहीं होगा, वो भारत सरकार के आधार पर होगा, जिसमें साफ कहा गया था कि जब रजिस्टर बनेगा तो कोई भी उसमें ऑब्जर्वेशन कर सकता है और साथ ही उसमें अपने हिसाब से उस पर सीधे तौर पर उसका विरोध कर सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है। ओवैसी ने तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां के मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि वहां सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा। बिहार में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर पहले चरण का मतदान होना है और इसको लेकर तमाम सियासी जो पार्टी हैं वो एक के बाद एक बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मंचों से। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। पहले चरण के लिए मतदान 28 अक्टूबर को होना है और आज आखिरी दिन है। ऐसे में धुआंधार रैलियों के साथ ही धुआंधार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है।
और चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को आपको बता दें, एक और जहां तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्रों में तिरंगा रैली निकाल दी है। पीडीपी नेता के बयान का विरोध किया जा रहा है। श्रीनगर में टैगोर हॉल से लेकर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली। तो वहीं जम्मू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की अगुवाई में कई स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई। सोमवार सुबह श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की। लाल चौक के क्लॉक टावर पर कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें इस दरमियान रोक लिया, उन्हें पकड़ा गया। 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। आपको ये बता दें कि बीजेपी की ओर से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तिरंगा रैली निकाली गई है। तो जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की ओर से तिरंगे को लेकर दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली है और पीडीपी नेता के बयान का विरोध किया जा रहा है। श्रीनगर में टैगोर हॉल से लेकर शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली है। तो वहीं जम्मू में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की अगुवाई में कई स्थानों पर तिरंगा रैली निकाली गई। सोमवार सुबह श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया। कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पहुंचे और तिरंगा फहराने की कोशिश की गई। लाल चौक के क्लॉक टावर पर कुपवाड़ा के बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे, हालांकि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। आपको ये बता दें कि बीजेपी की ओर से आज जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। तिरंगा रैली निकाली जा रही है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर तिरंगा झंडे का जम्मू कश्मीर है। ये जम्मू कश्मीर डोगरों का जम्मू कश्मीर है। डोगरों का जम्मू कश्मीर है। महबूबा मुफ्ती डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, महाराजा गुलाब सिंह की यह जम्मू कश्मीर और डोगरों का यह जम्मू कश्मीर है। और विस्तार से समझेंगे इस खबर को रविंद्र श्रीवास्तव हमारे सहयोगी तमाम अपडेट के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, लगातार देखने को मिल रहा है कि एक और जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि जब तक 370 को वापस नहीं लागू किया जाता तब तक मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी, लेकिन ऐसे में तो उनके दफ्तर पर तिरंगा झंडे गाड़ दिए गए। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हम तिरंगा जो है नहीं उठाएंगे जब तक 370 की वापसी नहीं होती है, उसके बाद से लगातार जम्मू के अंदर, जम्मू संभाग के अंदर विरोध जो है वो दर्ज किया जा रहा है। आज और बीते कल भी जो है पीडीपी का ऑफिस जो जम्मू स्थित है, जम्मू में स्थित है, वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं और कल भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जो है वहां पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी और आज भी तिरंगा जो है वो वहां पर लगा दिया गया है। और इसी का विरोध जो है महबूबा मुफ्ती को लेकर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो बयानबाजी करती हैं, पाकिस्तान समर्थक बोली बोलती हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में रोष है। वहीं आज श्रीनगर के लाल चौक में भी जो बीजेपी के वहां पर कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी वहां पर तिरंगा फहराया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, हम ताज मानते हैं जम्मू कश्मीर को, तो ऐसे में जिन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता की है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहे हैं, तो वो बयानबाजी जो है गलत तरीके से कर रहे हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा रोष है। जी, सीधे तौर पर भारत के तमाम जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे से इनके घर चलते हैं रविंद्र, खाते हिंदुस्तान का है और गाल बजाते पाकिस्तान और चीन के लिए हैं ये लोग। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हमेशा से ही केंद्र सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार रही है केंद्र में या किसी और पार्टी की सरकार रही है केंद्र में, तो ये उनको बरगलाते रहे हैं। उनको एक ही धमकी देते थे कि अगर आप 317 हटाएंगे तो यहाँ का रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा। और 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है 370 को हटे हुए, और ऐसे में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, अलबत्ता यूटी जरूर बना है और लोग जम्मू कश्मीर के यही चाहते हैं कि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट के कार्य हों, युवा को रोजगार मिले, लोग आराम से रहें।
तो जब तक ये सरकारें रही हैं, खासकर के एनसी की बात करूंगा मैं, एनसी ने काफी लंबे समय तक अपना यहाँ पर शासन किया है, सत्ता पे काबिज रही है, तो ऐसे में कहा जाए तो लोगों को सिर्फ भेदभाव होता रहा है। जम्मू और कश्मीर संभाग जो है उसके साथ भेदभाव होता रहा है। जम्मू 370 जब लागू था तब कितना विकास कर लिया इन लोगों ने। ये तो लगातार जम्मू कश्मीर की सत्ता पर काबिज रहे, कांग्रेस सरकार भी रही, तब इन्होंने कितना विकास कर लिया जम्मू कश्मीर का। और अब जब 370 हट गया है तो उसके बाद इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इनको लग रहा है कि हमारी तो रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया, इसलिए अब तक जब तक नज़रबंद थे तब तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं उसके बाद रणनीति तैयार करते हैं और वहां पर माहौल को खराब करने की ये लोग कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से नजरबंदी की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो इसी वजह से की गई थी कि इनकी बयानबाजी जो है वो फिर से शुरू हो जाएगी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में माहौल खराब ना हो, इसी वजह से नजरबंदी की गई थी। लेकिन जैसे ही नजरबंदी हटी है तो फिर से इनका बयान जो है, भड़काऊ बयान जो है वो फिर सामने आने शुरू हो गए हैं और अपनी सत्ता की खातिर फिर से जो है लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। तो देखा जाए, कुल मिलाकर देखा जाए तो जब तक ये सत्ता में रहे हैं तो इन्होंने इतने डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए हैं। हमेशा जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है वो होता रहा है। जम्मू में 1.5 लाख फैमिली थी जो रिफ्यूजी थी, कभी उनको उनके राइट्स नहीं मिले। गोरखा समाज था, उनको राइट नहीं मिले। वाल्मीकि समाज, जिनको ये बोल के लाए थे 1952 में कि जब जम्मू कश्मीर में महामारी फैली थी, उनको ये बोल के लाए थे कि यहाँ पर आपको सारे आपके राइट्स मिलेंगे, लेकिन उनको राइट्स नहीं दिए गए। उनको ना तो पीआरसी मिला और ना ही उनके बच्चों को नौकरी मिली। हालांकि उनके बच्चे काफी ज्यादा पढ़ लिख चुके थे और उसके बावजूद उनकी जो है नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो डेवलपमेंट जो है वो नई तरीके से हो पा रही थी। जम्मू वर्सेस कश्मीर इन्होंने करके रखा ताकि लोग जो है इनके सामने गिड़गिड़ाते रहे, क्योंकि इनकी सत्ता जो है वो इसी भरोसे चलती थी। तो अब अगर जिस तरह से फिर से ये वापस आए हैं 370 हटने के बाद से, नजरबंदी इनके ऊपर से हटी है, तो ये जो पार्टियां अब बिल्कुल जाहिर तौर पर रविंद्र, सीधे तौर पर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में सोचना और समझना भी होगा कि आखिर इस तरीके के जम्मू कश्मीर में हालात क्यों बनाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत का अभिन्न हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर
आपका फैसला हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, जी हां, पराली को लेकर जो समिति बनाई जा रही थी, निगरानी समिति, फिलहाल उसके फैसले पर रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव पर संतोष जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र ने 3 से 4 दिन में प्रदूषण पर कानून लाने का वादा किया और केंद्र सरकार के आश्वासन के चलते सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ने पर चिंता जताई। आपको बता दें कि जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली इस सदस्यीय कमेटी ने सीधे तौर पर फैसला किया है। नई दिल्ली से बड़ी खबर, राजीव हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है इस कमेटी पर? जी बिल्कुल बताते हैं, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर और दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन का स्तर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इस पे ऑर्डर दिया था कि पराली नहीं जलाई जाए, मगर दोबारा से संज्ञान लिया गया है और संज्ञान के अंदर ये कहा गया है कि पराली जो जलाई जा रही है उसके अंदर राज्य सरकार जिम्मेवार है और राज्य सरकारें ही इसमें एक्शन लेंगी। मगर केंद्र सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि पराली ना जलाई जाए और किसी तरीके से भी पराली को रोका जाए। मगर कहीं ना कहीं बात करें, जिस तरीके से राज्य सरकारों की कोशिश के बावजूद भी पराली निरंतर जलाई जा रही है और पॉल्यूशन का स्तर जो बढ़ता चला जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ। उसी को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया था, तो उसी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पराली को ना जलाया जाए और कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिया गया कि राज्य सरकारें जो है वो सारा कदम उठाएं ताकि पराली ना जलाई जा सके और पॉल्यूशन का स्तर है उसको कंट्रोल में किया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत और यूएस के बीच अहम बैठक होने जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। दोनों देशों की अगर बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यहां पर 2+2 की बैठक में हिस्सा लिया जाएगा और भारत के साथ ही अमेरिका के बीच 2+2 मीटिंग मंगलवार को शुरू होगी। लेकिन उसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी और ये बैठक हैदराबाद हाउस में होगी। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, आपको बता दें कि माइक पोम्पियो के साथ शाम को 7 बजे बैठक करेंगे और इन बैठकों के बाद शाम को डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि दोनों देशों के बीच होने वाली इस बैठक पर चीन की भी निगाहें बनी हुई हैं। चीनी मीडिया ने हाल ही में बयान दिया था कि जैसे संबंध अमेरिका फ्रांस के हैं वैसे अमेरिका भारत के नहीं हो पाएंगे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी मंत्री एक साथ कई देशों का दौरा कर रहे हैं, जो साबित करता है कि अमेरिका भारत को अन्य देश जैसा ही समझता है। ऐसे में इस बैठक से कोई खासा असर नहीं होगा। हालांकि अपने बयान से उलट चीन ने इस बैठक पर लगातार निगरानी बनाई रखी है। राजीव तिवारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, अमेरिकी विदेश मंत्री पहुंचे हैं दिल्ली, क्या कुछ अपडेट आपके पास? माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री माइक एक्सपर्ट जो पहुंचे हैं भारत के अंदर, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ा विषय जरूर है, क्योंकि सरकार चीन के लिए एक बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर रही है। और वही बात करें जिस तरीके से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जो चुनाव है उससे ठीक एक हफ्ते पहले ही इस तरीके की बैठक जो होना है वो एक बड़ा चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं चीन को एक संदेश जाना है कि चीन इस तरीके की हरकतें करता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार भारत के अंदर कोशिश कर रहा है पैर पसारने की और कहीं ना कहीं सीमा जो विवाद चल रहा है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर बना हुआ था। मगर देखना होगा जो आज कह सकते हैं जो मंगलवार की जो बैठक होनी है वो कहीं ना कहीं बड़ा विषय ले सकती है। और कहीं ना कहीं जो भारत के कह सकते हैं जो राज्य रक्षा मंत्री हैं वो भी इसमें हिस्सा लेंगे और राजनाथ सिंह भी हिस्सा लेंगे और जयशंकर भी हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जो कह सकते हैं जो फेस टू फेस जो बातचीत होगी और कहीं ना कहीं विषय के ऊपर देखा होगा कि किस तरीके से चीन को एक जवाब दिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बैठक होनी है वो कहीं ना कहीं एक विषय जरूर रखता है इसके अंदर। मगर देखना होगा किस तरीके से बैठक जो है वो मंगलवार को होगी, मंगलवार की शाम को
किस तरीके से सारा रणनीति अपनाई जाएगी बैठक के अंदर। अगर बैठक कामयाब होती है तो एक कह सकते हैं डॉक्यूमेंट साइन होंगे और डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद में ही इसका जो दिशा निर्देश सारा तैयार होगा। मगर कहीं ना कहीं चीन भी इस विषय पर निगाह बनाए हुए बैठा हुआ और चीन को लगता है कि अमेरिका और भारत अगर एक हो गया तो कहीं ना कहीं चीन के लिए एक दिक्कतें जरूर खड़ी हो सकती है। मगर चीन की इस बैठक के ऊपर निगाहें जरूर बना के बैठा हुआ और कहीं ना कहीं चीन का जो संकेत है वो शायद वो कहीं ना कहीं मिल सकता है और कहीं ना कहीं देखना होगा जिस तरीके से चीन लगातार भारत के ऊपर कोशिश कर रहा है कब्जा करने की, वो भी एक जवाब दिया जाएगा उसके अंदर। और कहीं ना कहीं अमेरिका या भारत का साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं एक चिंता के लिए। बिल्कुल जाहिर तौर पर राजीव, और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट राजीव आपके पास, क्योंकि विदेश मंत्री, अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री वो पहुंच चुके हैं नई दिल्ली। अभी फिलहाल क्या कुछ उनका कार्यक्रम, आगे की रूपरेखा और बाकी मीटिंग का किस तरह के प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगर बात की जाए तो वो भारत की ओर से शामिल होंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री भी इस दरमियान पहुंचे हैं भारत। तो आपको बता दें कि सीधे तौर पर चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच भारत और यूएस के बीच अहम बैठक ये होने जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो, रक्षा मंत्री मार्क एस्पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। दोनों देशों की अगर बात की जाए तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 2+2 की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 जो मीटिंग होने वाली है वो मंगलवार को शुरू होगी, लेकिन उसके पहले आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये बैठक हैदराबाद हाउस में होगी और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर, आपको बता दें कि माइक पोम्पियो के साथ शाम को 7 बजे बैठक करेंगे और इन बैठकों के बाद शाम को डिनर का आयोजन किया जाएगा। आपको ये बता दें कि दोनों देशों के बीच होने वाली इस बैठक पर चीन की निगाहें हैं। चीनी मीडिया ने हाल ही में बयान दिया था कि जैसे संबंध अमेरिका फ्रांस के हैं वैसे भारत के साथ नहीं हो पाएंगे। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिकी मंत्री एक साथ कई देशों का दौरा कर रहे हैं, जो कि साबित करता है कि अमेरिका भारत को भी अन्य देशों की तरह ही समझता है। ऐसे में इस बैठक में कोई खासा असर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये बताते चलें कि इस बयान से उलट चीन का मीडिया पूरी तरह से भारत और अमेरिका के बीच होने वाली इस बैठक पर नजर बनाए हुए है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANP न्यूज पर।